हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग जो सफलता सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम सेकंड क्लास देखेंगे और आप लोगों को ये क्लास रेगुलर मिलेगी, इसलिए इस क्लास से आप लोग जुड़ें और अपना स्कोर और अच्छा करें। तो आइए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखा है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है हमारा सही उत्तर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले दे रहा है नियंत्रण नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। फिर देख रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कल हमने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब से हुई है? ये हुई है तुम्हारी नियामक अधिनियम 1973 के अधिनियम से 74 में हुई है। ये हम लोग कल बात जान चुके थे, इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि बी का कौन सा हो गया? ए। बी का ए कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। किसमें? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो इस हिसाब से अब तो ए का कौन सा हो जाएगा? नियंत्रण की स्थापना किसमें हुई? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने की तो ये हुई 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुई थी 1833 में। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम पेज ले लेते हैं। इस पेज पे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम 1784 जो हमारा पीट्स इंडिया एक्ट है, 1784 कौन सा? 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं भाई। देखो, इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी को दो भागों में, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दो शाखाओं में डिवाइड कर दिया। मतलब एक का काम हुआ कंपनी की देखरेख और दूसरे का काम हुआ जो व्यापार करता है, और दूसरे का मतलब जो कि हमारा राजनीति देखेगा। आप समझिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब राजनीतिक कार्य देखेगा, राजनीति के कार्य देखेगा। और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होगा वो हमारा व्यापारिक कार्य देखेगा, व्यापारिक कार्य देखेगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। अब इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये समाप्त कब किए गए? तो ये 1858 में ने समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से 1813 का भी हम लोग देख लेते हैं। 1813 का एक्ट, इसमें क्या हुआ था? इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? व्यापार जो भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उसे समाप्त कर दिया। और शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च कर दिया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए प्रावधान लाया गया। और आगे देख लेते हैं इसी में, ईसाई मिशनरियों को, ये तो हमने क्वेश्चन में देख लिया, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। और तीसरा, इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के बारे में तो हम समझ ही गए कि नियंत्रक परिषद की स्थापना कभी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 के एक्ट से 74 में। इंग्लिश मिशनरियों को 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति का चार्टर अधिनियम 1813 से। इतनी बात हम समझ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1931 कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। तो समझिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 1931 में कहां पे हुआ था, ये कराची में हुआ था। कहां पे भाई, कराची में। कहां पे, कराची में। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की अगर बात करें तो अध्यक्ष इसके कौन थे, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल। अगर बात करें इसका प्रारूप, जो भाई ये मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार, इसका प्रारूप किसने रखा था, तो प्रारूप की अगर बात करें, प्रारूप, तो प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, नेहरू ने। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं हम कौन सा कथन इनमें से सही है, इसके बारे में देख लें। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, हमने ये क्वेश्चन कल ये बात समझ ली थी कि 1773 के एक्ट से, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में हुआ था। तो ये तो कथन हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ये भी सही है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों राइट जवाब हो जाएगा। इतनी बात हम लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग। तो इसे जो किया था अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। अब इसका कुछ तत्व समझ लेते हैं, पॉइंट्स कुछ इसके समझ लेते हैं भाई। देखो इसके कुछ तत्व समझ लेते हैं, पॉइंट, कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इन्होंने मतलब जो अपनी परिभाषा दी, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत बताया। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इनका मानना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक पेंजिया और पेंथिलासा थे, कुछ नहीं था पृथ्वी। पेंजिया ये जो एक बड़ा सा भाग था धरती का, पृथ्वी का, तो वो पेंजिया थी। और जो महासागर था हमारा, वो क्या था हमारा, पेंथिलासा नाम था। क्या था, पेंथिलासा नाम था। ठीक है। अब इनका कहना है जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट गई। पेंजिया कितने, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो गोंडवाना लैंड में, और एक लॉरेशिया में। किसमें, लॉरेशिया में। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इनका ये कहना है कि जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का आपस में जो विखंडन हुआ, इससे टूटकर छोटे छोटे द्वीप, मतलब जो आज महाद्वीप है, उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया। इसी को कहते हैं महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। इससे महाद्वीप बने टकराने से। ठीक है, आगे देखते हैं। इतनी हम इसका आंसर समझ गए, अल्फ्रेड वेगनर ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, ये यूपीपीसीएस प्री 2001 में आया है। आप समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, देखो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या, आकाशगंगा के बारे में कह रहा है। देखो इसका क्या अर्थ है, देख लीजिए कि आकाशगंगा वर्गीकृत, पहले जो था, पहले क्या था, गैलेक्सी को अनेक प्रकार के दृश्य में होती थी। जैसे कि समझिए इसके प्रकार, पहले कई प्रकार में देखते थे हम लोग, दृश्य में दिखाई दे। जैसे कि एक होता है हमारा अंडाकार, जैसे कि अंडाकार कुछ वैज्ञानिकों का मानना था, कुछ का सर्पिलाकार, और कुछ लोग कहते थे अनियमित आकार की है आकाशगंगा। लेकिन हुआ क्या, 2005 में
2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि इसका आकार जो है सारे भ्रम दूर कर दिए और बताया कि ये सर्पिलाकार है, गैलेक्सी के रूप में। कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है इसका आकार? सर्पिलाकार है। टेलीस्कोप से देखा था इन्होंने। कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। इतनी बात हम लोग समझ गए। कैसा है? सर्पिलाकार है। अरे भाई, कैसा है? सर्पिलाकार है। इतनी बात हम लोग समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए। हाँ, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा देश है? आइए इसे मैप पे हम लोग देख लेते हैं, पेज लेके इंपोर्ट, यहां से देख लेते हैं मैप पे। डेस्कटॉप कहाँ गया? इसमें भी नहीं है भाई। तो हमने एक मैप लगाया था, कहीं और सेव हो गया क्या? डाउनलोड में तो नहीं गया, डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं किया था कहीं। चलो हाँ देख लेते हैं, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। देखो, भारत जो है हमारा देश, वो छठा नहीं, सातवां बड़ा देश है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा रूस है। नंबर 1 पे रूस आता है। रूस के बाद कनाडा आता है। कनाडा के बाद अमेरिका। अमेरिका के बाद 3 और 4 नंबर अमेरिका के बाद चीन आता है। फिर 5वें नंबर पे ब्राजील आता है और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे हमारा आता है क्या? भारत। और 8वें नंबर पे क्या आता है हमारा? 8वें नंबर तक हमें नहीं जाना, हमें 7 के बारे में देखना है। इसमें अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि भारत विश्व का छठा, कैसा? छठा देश, बड़ा देश है। जबकि कौन सा है? भारत। भारत 7वां बड़ा देश है। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। संसार का लगभग 2.45 के अंतर्गत आता है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। इतनी बात हम लोग समझे। तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बात सही है। कर्क रेखा हमारी, देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इतनी बात तो सही है। आगे, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है? आइए हम लोग समझ लेते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कैसे ये गलत है। देखो, इसे थोड़ा साफ कर लें। हाँ, देखो ये पृथ्वी रही। अब इसके पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो गई हमारी? दक्षिण में हमारी होगी मकर रेखा। तो ये जो क्षेत्र है बीच का, कौन सा? ये वाला क्षेत्र, ये आता है उष्णकटिबंधीय में। कौन से में आता है? उष्णकटिबंधीय में आता है। लेकिन हमारा भारत कहां पे स्थित है? हमारा जो भारत है
वो तो यहाँ पे स्थित है ना, 23.5 डिग्री, ऐसा यहाँ पे मान लीजिए, बीचों बीच से गुजरती है। तो ये पूर्ण, यहाँ पे क्या लिखा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जबकि शीतोष्ण में भी हल्का सा आता है, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं आता। यहाँ पे पूरी पूरी तरह से लिखा है, ये बात गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 2 और 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा, 2 और 3। इतनी बात हम लोग समझ गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। शियुकी किसकी है, फयान से संबंधित है, अल्बरूनी से, मैगस्थनीज से, या हैनसांग से। किससे है, हैनसांग से संबंधित है। आइए इसके कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं भाई। देखो, जो हैनसांग था ये भारत में कब आया था, भारत में हैनसांग आया था, हाँ देखिए कब आया था, 624 से लेके 645 ईस्वी तक आया था। अब ये कितने सालों रहा, लगभग 16 वर्ष के आसपास रहा। इसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा, और वहां पे घूमा, वहां के बारे में जाना। और जो सम्राट था हर्षवर्धन, इसके साम्राज्य की, मतलब इसके प्रशासन की पूरी, इसने अपने यात्रा विवरण में, शियुकी में विवरण दिया है। सम्राट अशोक के काल में ये आया था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में वहां पे अध्ययन किया, और इसने इसके प्रशासन के बारे में शियुकी में लिखा। और समझ ली, इसने और लिखा जो एक सबसे महत्वपूर्ण, एक बड़े समारोह, लगभग शायद कुंभ हो सकता है, शायद कुंभ के बारे में इसने लिखा है। तो अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने कुंभ के बारे में लिखा, तो किसने, हैनसांग ने लिखा है। और इसने गंगा जल को पवित्र माना है, गंगा जल को की पवित्रता आदि के बारे में भी इसने वर्णन किया। अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, ठीक है। मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक थी, कौन सी थी, इंडिका था। ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो किसके द्वारा भाई पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। इतनी बात हम लोग समझ गए। और मैगस्थनी चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौन सा, अर्थशास्त्र, कौन सी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, कौन सी, अर्थशास्त्र। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कौन से वंश से थी ये, तो ये कोलीय वंश से थी। कौन सी, कोलीय वंश से। इनकी माता का नाम क्या था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, माता का नाम क्या था, महामाया। क्या था, महामाया था। लिच्छवी वंश से कौन संबंधित था, यशोधरा। जो इनकी पत्नी थी, वो किस वंश से संबंधित थी, अगर पूछ लिया जाए तो लिच्छवी वंश से। माँ किस वंश से थी, कोलीय वंश से। और इनके पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। इतनी बात हम लोग समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जन्म का संबंध किससे है, भाई, कमल से। किससे, कमल से। अगर निर्माण की बात करें, महात्मा बुद्ध के निर्माण का क्या है, पद चिन्ह। क्या है, पद चिन्ह। अगर बात करें गृह त्याग का मतलब
घोड़े से संबंध है, किससे, घोड़े से संबंध है। और महाबोधि, महाबोधि वृक्ष से। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 1 का 4 और फिर उसके बाद 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 कहीं नहीं आ रहा, क्या मतलब है, जन्म कमल से हो गया, निर्माण पदचिन्ह ठीक है, गृह त्याग घोड़ा, मतलब डी का 3, डी का 3 ये, फिर डी का 3 और सी का ये, इसमें ऑप्शन कुछ गलत हो गए, कोई बात नहीं, इसका यही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, कल हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था। भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, जहां पे निजी और सरकार दोनों का सहयोग हो, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जहां कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व दिया जाए, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ एक साथ रहे, वहां पे क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे समझ लेते हैं हम नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट हम देख लेते, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये वाला तो सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित है, कैसी है, अल्प विकसित नहीं, अल्प विकसित नहीं है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कैसी है, विकासशील है, कैसी है, विकासशील है। आगे जे.एम. कीन्स अर्थशास्त्रीय जनक है, नहीं, कौन है इसके, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। कौन है इसके जनक, एडम स्मिथ। और इन्हें एक पुस्तक लिखी थी, अपनी पुस्तक लिखी थी 1776 में, कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इतनी बात हम लोग समझ गए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाए, पहला भी गलत, कौन सा सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही। भाई इसमें क्या दे रखा है, तीसरा तो गलत है। क्या पूछा, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, केवल 2 सही होना चाहिए। हाँ अल्प विकसित और लगभग यहाँ पे गलत, विकासशील हो जाएगा, विकासशील। तो इस हिसाब से आंसर क्या है इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। यहाँ पे विकासशील होगा, क्या होगा, विकासशील, क्या, विकासशील हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूल राशियां कौन सी हैं। मूल राशियों के बारे में कल हमने जाना था, कौन कौन सी है, द्रव्यमान होती है मूल राशि, द्रव्यमान के बाद कौन सी होती है, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई, समय। द्रव्यमान का क्या होता है मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, किलोग्राम। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैलेंडर होता है, कैलेंडर। और ताप का क्या होता है भाई, ताप का होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन। और लंबाई का मीटर, और समय का सेकंड, सेकंड होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये सारी कौन सी है, हमारी अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये किसकी इकाई है भाई, दूरी की इकाई है, किसकी, दूरी की इकाई, किसकी, दूरी की इकाई। आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर, ओडोमीटर किससे संबंधित है, ओडोमीटर हमारा किससे संबंधित है, ओडोमीटर हमारा संबंधित है ध्वनि की
तीव्रता से। किससे? ध्वनि की तीव्रता से। किससे? ध्वनि की तीव्रता से। आगे देख लेते हैं। ओडोमीटर विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगों से आवृत। ओडोमीटर वाहन के पहियों के द्वारा दूरी मापन, मतलब जो हमारा मीटर लगा होता है गाड़ी में, मोटरसाइकिलों में, या 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जो मीटर लगा है जो हमारा स्पीड बताता है उसी को ओडोमीटर कहते हैं। अमीटर विद्युत की शक्ति, ये गलत है, ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या मापता है? विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है, विद्युत धारा की तीव्रता को। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट जवाब? डी। आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाई इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा? शाहनामा किसके द्वारा लिखी हुई है? फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई है। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। ये MPPCS 2015 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनामा फिरदौसी की। नाट्यशास्त्र ये किसकी है? भरत मुनि की पुस्तक है, ये भी सही है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी पुस्तक है, ये भी सही है। मृच्छकटिकम कालिदास, ये गलत है भाई। मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं है, ये शूद्रक की है। किसकी? शूद्रक की है। आगे देख ले। हर्षचरित बाणभट्ट की, ये भी सही है। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की, ये भी सही है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी हुई है? पाणिनि के द्वारा, ये भी सही। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम, ये गलत है। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? शूद्रक के द्वारा। भाई किसके द्वारा लिखी हुई है? शूद्रक के द्वारा। इतनी बात हम लोग समझ गए। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। किसके? शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा लिखी हुई है? शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा लिखी है? शूद्रक के द्वारा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ये बिल्कुल सही है हमारा। कैसा है? बिल्कुल सही है। 8 मार्च को ही मनाया जाता है ये। हाँ 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ये भी ये सही है। हाँ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या। विश्व खाद्य दिवस 16 नवंबर, ये गलत है भाई। ये कब मनाया जाता है? 18 को। कब? 18 नहीं सॉरी, ये कब मनाया जाता है हमारा? देख लेते हैं। 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, नवंबर की जगह अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, ये भी सही है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ये भी सही। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये भी सही है। ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा इसमें राइट जवाब हमारा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो हम इसे समझ लेते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? हाँ देखो, भूमि के बाद जल वायु पौधे पशुओं की दुनिया, उन संपूर्ण दशाओं के योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रिया के अंतर संबंध होते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? भाई देखो, पर्यावरण जो है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? एक पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना। कौन सा? एक तो परि, एक आवरण। परि और आवरण। आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, परि का मतलब चारों ओर। कहां पर? चारों ओर। इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैविक और अजैविक और सांस्कृतिक तीनों के क्रियाकलापों का अंतर संबंध, इसे भी पर्यावरण कहते हैं। उन सभी दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे रहता है, इसे भी कहते हैं। भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में, इसे ही पर्यावरण। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी।
इसी प्रकार आप लोगों को रोज कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी।